Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Finisher for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी हम अपनी क्लास 1 करने वाले हैं। आज आपकी फर्स्ट क्लास है जो अपना जनरल साइंस का सेक्शन है। क्या डील करेंगे हम यहाँ पे? जनरल साइंस का सेक्शन डील करेंगे। आपके आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल आपका ये क्लास चलेगी, क्योंकि एनटीपीसी या फिर आपके रेलवे के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, आरआरबी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे आपका आरआरसी हो गया, इन दोनों में ही आपका जो साइंस का पोर्शन रहता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का रहता है। आपने पिछले जो एग्जामिनेशन हुए उनमें अगर आपने एनालिसिस वगैरह किया होगा, अपनी तरफ से देखा होगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी अच्छा होता है। 10th क्लास तक के लेवल को भी काफ़ी, मतलब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं 10th क्लास तक, पीरियोडिक टेबल हो गई केमिस्ट्री में, या फिर आपका फिजिक्स में भी काफ़ी बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी आपके पूछे जा सकते हैं कुछ एक फॉर्मूला से। तो वो मैं आपसे सारी की सारी बातें करूंगा, कहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे कैसे चीजें आपको डील करनी है ना। वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे ही सही। और इसके अलावा आपको क्या करना है, मैं आप यहाँ पर आपको जैसे ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, दिखने में बहुत ही इजी है ना, कि ऐसा यूनिट बतानी है रेजिस्टेंस की, बहुत सारे बच्चे बता भी देंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, उसके लिए आपको अपने साथ में एक पेन भी लेना पड़ेगा और पेपर लेना पड़ेगा। उसमें आपको नोट डाउन करना है की पॉइंट्स के, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज बताता जा रहा हूँ, सारी की सारी चीजें नोट डाउन करनी है। आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप उसे एक बार रिवाइज कर सको, तो आपका बहुत कुछ उसमें फायदा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पूरी क्लास के लिए कम से कम 5 से 10 पन्ने भर दो। अगर मैं एक क्लास करा रहा हूं तो आपका एक पेज ही फिल होना चाहिए, वो भी एक साइड का। ठीक है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, नहीं तो पढ़ने का भी बाद में मन नहीं होगा आपका, और फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा नहीं। ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स बनाना सीखो, मैपिंग करो चीजों की। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। अब हम सीधे फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात और, आपको क्लास का पैटर्न यही है कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे आप अपने आप से नोट डाउन करते जाओ कि मेरा कौन सा करेक्ट हो रहा है, कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। बाद में क्लास जब आपकी ओवर हो जाएगी, नीचे कमेंट सेक्शन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? कमेंट सेक्शन मिलेगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए। ठीक है। तो फिर मैं आपका इस तरीके से, मुझे आपका क्या प्रोग्रेस चल रही है, ये सारी की सारी चीजें भी पता चलती रहेंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या फिर ऐसे मैं क्वेश्चंस यहाँ पे उठाने वाला हूँ जो कि आपके आने की संभावना है, और एक के साथ आपको कम से कम बहुत सारी आपको यहाँ पे बातें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये सारा का सारा अपना पैटर्न होगा जीएस का। और फिर मैं एक वीडियो, जैसे ही मुझे और टाइम मिलता है, मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको ये बताता हूँ कि जनरल साइंस का जो सेक्शन है उसमें कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आरआरबी के पेपर में। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनटीपीसी का जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसकी तो टेंशन आपको अब नहीं लेनी है। ठीक है। तो जो भी चीज है लेकिन मैं बताऊं, वो आपको करना जरूर है। ठीक है। एक भी चीज स्किप मत करना, बहुत ही मैं सोच समझ के आपको चीजें बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा एनालिसिस मैंने किया है, और मैंने ऑफ कोर्स मैंने भी कुछ एग्जामिनेशंस निकाले हैं, तो आरआरबी से ही रिलेटेड की निकाले हैं। ठीक है। तो आपको उस चीज का भी फायदा मिलेगा। ऑलराइट। चलिए खैर, अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं, आपको मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ। इन सबको हटाते हैं नाउ। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है किसकी? रेजिस्टेंस की। ठीक है। तो देखो, रेजिस्टेंस की अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, सबको पता होगा भाई क्या होती है? ओम होती है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये देखो, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओम। तो अपना राइट आंसर तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्लास है इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ही होने वाली है, तो इंग्लिश वाले बच्चे जो है उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हिंदी वालों को भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। अब देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है क्या होती है? ओम होती है। अब देखो, एक चीज और आपकी निकल के आती है, रेजिस्टेंस का अगर हम उल्टा कर देते हैं ना, तो क्या बन जाता है? वो कंडक्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है आपका? 1 अपॉन का आर। आर क्या होता है आपका? ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? 1 अपॉन आर को इसको हम डिनोट करते हैं जी से। तो जी क्या होता है आपका? कंडक्टेंस होता है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी? तो देखो, कंडक्टेंस की आपकी 1 अपॉन का ओम हो जानी चाहिए, यानी कि हम इसको क्या लिख देते हैं? ओम का इनवर्स लिख देते हैं। बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब ओम का जो इनवर्स होता है ना, उसको हम एमएचओ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? महो। क्या बोल देते हैं? महो बोल देते हैं। तो कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? महो हो जाएगी। अब महो तो बड़ा इजी सा है, लेकिन एग्जामिनर आपसे इतना इजी तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो हम महो को और क्या बोलते हैं? साइमन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइमन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो साइमन होती है। ध्यान में रहेगा क्या ये चीज? क्लियर है? चलिए, अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपका एक और फॉर्मूला निकलता है यहाँ पे, ओम्स लॉ।
क्या निकल के आता है, ओम्स लॉ आपका निकल के आता है। तो देखो ओम्स लॉ में क्या होता है ना कि जो भी आपका वोल्टेज है, यानी कि कोई अगर आपका सर्किट है या फिर कोई कंडक्टर है, जैसे लेट से आपका कोई ये वायर है, अब इस वायर में क्या हो रहा है, करंट जा रही होगी। तो लेट से आपकी करंट ऐसी ऐसी जा रही है। अब अगर ये करंट जा रही है वायर में, तो यहाँ पर ये वायर अपना थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दिखाएगा, अरे भाई मैं नहीं जाने दूंगा करंट को, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया। और फिर इसमें जब करंट फ्लो हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज बनेगा। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो वोल्टेज इक्वल टू होता है आपका करंट इंटू आपका जो आर से रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर, ये क्या होता है आपका ओम्स लॉ होता है। बाकी डिटेल में भी देखेंगे आगे, फिलहाल आप इतना सा ध्यान में रखो। चलिए, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, मैं कहूँ यहाँ पे तो वोल्टेज और करंट मुझे नहीं चाहिए। अब जो जैसे कि मैंने क्या बोला, ये कोई आपका वायर है, ये वायर है, तो इस वायर में आपका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, है ना, एरिया जो होता है वायर का, एरिया रहा होगा वायर के पास, और एक वायर की कुछ लेंथ होगी, ये वायर की लेंथ है। तो मैंने कहा जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो इस वायर की लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कैसे होती है, तो जो आपकी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। मैंने कहा ठीक है भैया, अब ये प्रोपोर्शनलिटी तो हटा दो यहाँ पे। तो भाई ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर मैंने एक ये कांस्टेंट लगा दिया। ये दिख रहा है, ये क्या है आपको यहाँ पर, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं साइन के ऊपर, और जितने भी मैं आपको यहाँ पर साइन बता रहा हूँ, जैसे ये जी का साइन हो गया, फिर मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ना रो बोलते हैं। ये आर नहीं है, ये क्या है आपका, रो हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ मैंने क्या किया, एल अपॉन का ए। तो एक फॉर्मूला और आपको ध्यान में रखना है रेजिस्टेंस रिलेटेड। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। क्या होता है, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये एल क्या है, ये तो लेंथ ऑफ वायर है, ए क्या है आपका, एरिया है। अब भैया इस रो की बात करते हैं। इस रो के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लेना अभी, ठीक है। एक बार मैं कलर को चेंज करके आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि ये रो होता क्या है। तो देखो, इस रो को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर होता है ना, उसका जो मटेरियल है। यानी कि देखो, अब आपने देखा होगा एक सिल्वर वायर होता है, एक आपका एल्यूमिनियम का वायर होता है, लेकिन सिल्वर के वायर में क्या होता है आपका, करंट बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छा वो कंडक्टर माना जाता है करंट का। लेकिन जो एल्यूमिनियम का वायर होता है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है ना। और फिर जो आयरन का होता है उससे अच्छा आपका एल्यूमिनियम का होता है। तो ये आपने देखा, अलग अलग अगर मैं मटेरियल यूज कर रहा हूं तो अलग अलग मेरा करंट उसमें ज्यादा अच्छे से फ्लो हो रहा है। तो उसी चीज में मतलब देखो होता क्या है ना, कि लेट से मेरा 10 एम्पियर करंट जाना था, लेकिन वायर ना रेजिस्टेंस करता है, वायर क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से करंट थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि 10 अगर मैंने उसमें करंट डाला, तो वायर का जैसा भी कांस्टेंट होगा उसकी वजह से 8 जाएगा। हो सकता है करंट 8 ही पास हो जाए, या फिर हो सकता है करंट 9 जाए, या फिर हो सकता है करंट आपका 7 ही जाए, है ना। इसके अकॉर्डिंगली आपका करंट वरी होता रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड होती हैं, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। बात मेरी समझ में आ रही है ना, बोलो हाँ, क्लियर हुई ये बात। अच्छा, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट बिना शर्माए नीचे डाल सकते हो। आई बात मेरी समझ में, शर्माना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। अब ये तो हुआ कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मैंने आपको ये बात समझा दी, लेकिन इसका ना ऑफिशियल नेम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। अब भैया क्वेश्चन बनेगा कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका आपसे फॉर्मूला, अब देखो रेजिस्टेंस का आपसे यहाँ पे कितनी मैंने आपको बातें समझाई। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि लेंथ अगर उसकी 2 है तो रेजिस्टेंस भी 2 होगी। अब मैंने बोला रेजिस्टेंस आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, यानी कि अगर एरिया 4 है तो रेजिस्टेंस आपकी 1/4 हो जाएगी। क्लियर है, ये चीज आपकी क्वेश्चन में हजारों बार पूछी जा चुकी है अब तक, ठीक है। अब बात आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो यहां पर आपको इसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। ये होती है ओम पर मीटर। क्या होती है, ओम पर मीटर। क्लियर है, ये बात ध्यान में रहेगी क्या। चलिए, अब यहां से आपकी एक चीज और मैं बताऊंगा, अब इसको और नोट डाउन कर लो, फिर आप बन जाओगे राजा बेटा, ठीक है। क्या बन जाओगे, राजा बेटा बन जाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब एक चीज और देखो, यहां पर मैंने बोला चलो ठीक है, रेजिस्टेंस हो गई, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हो गया। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना, इसका भी उल्टा कर डालो। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो इसका उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या कर दिया मैंने, 1 अपॉन का रो कर दिया। अब ये जो 1 अपॉन का रो है ना, इसको मैं क्या बोल दूंगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलता हूं इसको मैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल देता हूं। कंडक्टेंस आपका 1/r होता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन का रो हो जाएगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आई क्या, बोलो हाँ।
अब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो देखो 1 अपॉन का रो यानी कि 1 अपॉन का ओम और अपॉन का मीटर, ये होगी कि नहीं होगी। अब मीटर आपका ऊपर चला जाएगा यानी कि इसकी क्या हो जानी चाहिए, मीटर और फिर आपका ओम इनवर्स। बोलो हाँ, मीटर और ओम इनवर्स होगी कि नहीं होगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर होती है। अच्छा, ओम इनवर्स को मैं क्या बोलता हूँ, मैंने ऊपर बताया था साइमन बोलता हूँ ना। बोलो हाँ, क्योंकि ओम इनवर्स आपका महो हो जाएगा और महो क्या होता है, साइमन होता है। तो साइमन मीटर जो है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है। क्लियर हो गई मेरी बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई, फटाफट से हाँ बोलो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर हम क्या बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, है ना। क्या करेंगे, अब हम अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये एक सेकंड, यहाँ पे ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका ओम अपॉन मीटर नहीं होता है, ओम इंटू मीटर होगा। ये एक चीज आप यहाँ पर देखिएगा, ओम इंटू मीटर होता है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो स्पेसिफिक रजिस्टर कंडक्टेंस आपकी क्या निकल के आ जाएगी, देखो ये तो हो गया आपका ओम इंटू मीटर, यानी कि ये हो जाएगा आपका मीटर का भी इनवर्स, है ना। तो ये आपका आएगा साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा एक थोड़ा सा आपकी गलती हो गई थी, इसको आप एक बार करेक्ट करके लिख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन से आई होप कि आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिल गई होंगी। अगले क्वेश्चन को देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। क्या बोला जा रहा है आपसे कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसकी। अब कभी भी आप देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता क्या है, मैंने क्या बोला, ये मेरी कार है, बढ़िया मजे में चली जा रही है रोड पे, ठीक है, मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हुआ चला जा रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन से चला जा रहा हूँ। अब हुआ क्या कि मेरा घर आ गया, यहाँ पर मेरा घर है और मुझे अब अपनी कार क्या है, रोकनी है। तो जब मैं कार को रोकूंगा ना तो मैं क्या करता हूँ, वहां पे थ्रस्ट अप्लाई करता हूँ, ब्रेक्स अप्लाई करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, सपोज मेरी वेलोसिटी में 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो अब मुझे वेलोसिटी कम करनी पड़ जाएगी, यानी कि अब मेरा जो एक्सेलरेशन है मैं पीछे लेकर के जाऊंगा। मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, पीछे को जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसी को हम बोल देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो किसकी डायरेक्शन के अपोजिट में है, वेलोसिटी आपकी यहाँ जा रही है, एक्सेलरेशन अब आपका यहाँ हो रहा है, तो किसके अपोजिट हो जाएगा, वेलोसिटी के हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है कि नहीं है। अब इसके जरा मैं फॉर्मुलेज आपको बता देता हूँ नीचे, ये जो आपका फोर्स है, मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फोर्स का फॉर्मूला देखो होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको आप एम ए भी बोलते हो, एम इंटू ए। और आपका मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है आपका मोमेंटम, यानी कि एम इंटू वी। क्लियर है। चलिए, डिस्टेंस आपको पता ही है, डिस्टेंस तो आपकी डी से डिनोट की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि जो 1 किलोवाट आवर होता है ना उसमें कितने जूल निकल करके आते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 वॉट में। सबसे पहले तो आप ये देखो 1 वॉट में क्या होता है, तो 1 वॉट में आपके होते हैं 1 जूल सेकेंड। बात मेरी समझना बिल्कुल ध्यान से, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है कि ये 1 वाट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ये जैसे अब पर का मतलब देखो, पर का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने जूल अपॉन का सेकंड ही तो लिखा है। तो मैंने बोला भैया 1 वॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल अपॉन सेकंड हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब ये सेकंड जो है ना इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वॉट इंटू सेकंड इक्वल टू क्या हो गया है, 1 जूल। तो इस रिलेशन को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि 1 जूल में क्या होता है, 1 वॉट इंटू सेकंड होता है, जबकि 1 वॉट में क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है। ये रिलेशन आपका एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया, लिख लो इसको। अब देखो यहाँ पर आपका 1 किलोवाट आवर पूछा जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और इसको मैं निकालना भी बता दूंगा, एक बार आप बताना कमेंट सेक्शन में, ये आपको निकालना आता है नहीं आता, कैसे आया ये, ठीक है। क्योंकि इसी रिलेशन से आपका ये निकल के आता है, ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। एक बार बताना, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। तो जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन था ना उसमें लास्ट एलिमेंट कौन सा था। तो देखो ये आपका क्लास 10th की जो पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर आई थिंक, उसमें से आपका ये क्वेश्चन उठा के इन्होंने दे दिया। तो एनटीपीसी जो है वो एनसीईआरटी को बहुत ही सिंसियरली फॉलो करता है, इसलिए मैं आपको ये सारी जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं और वहां से क्वेश्चंस भी बने हैं रेलवे में, इसलिए मैं आपको बहुत सारी बातें बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। उनको बहुत अच्छे से समझो।
चलिए, अब इसको अगर मैं आपसे बात करूँ कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है? सबसे पहले बात समझना आपका, आपके कई सारे जो है पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए मॉडल्स आए हैं पहले, उनमें से एक था आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब एक तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से ईयर में आया ये। ये आया आपका 1865 में। कौन से ईयर में आया? 1865 में। तो ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे न्यूलैंड, ठीक है ना? इंग्लिश केमिस्ट थे ये, कौन थे भाई? न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया उस टाइम के कितने, उस टाइम पे ना इनके टाइम पे यानी कि 1865 पे कितने एलिमेंट्स बताते हमें? तो 62 एलिमेंट्स वहां पर तब नोन थे। और जो लास्ट वाला एलिमेंट था ना वो कौन सा था? थोरियम था। 62nd नंबर का जो एलिमेंट था वो था थोरियम। कौन सा एलिमेंट था? थोरियम था। तो यहाँ पर आपका फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका थोरियम लिखा हुआ है। अब बात मुद्दे की ये है कि यहाँ पर इन्होंने जब थोरियम, अब बात क्या है ना कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेटल जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ऐसे लगा दिया। देखो एटॉमिक मास में क्या किया इन्होंने, जैसे एक का मास 2 है, एक का 4 है, एक का 8 है, एक का 12 है, फिर एक का 21 है। तो इस तरीके से अगर आपकी एटॉमिक मास लिखे हुए हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया, जो सबसे हल्का था उसे पहले डाल दिया, फिर जो उससे थोड़ा भारी था उसे दूसरे नंबर पे। इस तरीके से उन्होंने ऐसे अरेंज किया, जैसे पहला वाला यहाँ पे डाल दिया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। इस तरीके से इन्होंने 7 इस तरफ लगा दिए, ठीक है? 7 एक रो में लगा दिए, फिर 8th वाला इसके नीचे लगा दिया। इन्होंने क्या कहा कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और ये जो 8th नंबर पे आ रहा है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है ना, ये दोनों एलिमेंट जो मैंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करे हैं, इनमें फर्स्ट वाला एलिमेंट और 8th वाला एलिमेंट, ऑक्टेव देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि ऑक्टेव का मतलब 8 होता है ना? तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में सेम हो जाती हैं, ठीक है? इसी चीज को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में बताया गया। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ना वो सारे के सारे 62 एलिमेंट पे वैलिड नहीं था। उसमें जो लास्ट एलिमेंट जिस पर ये वैलिड हो रहा था वो कौन सा था भाई? कैल्शियम था। कौन सा एलिमेंट था वो? कैल्शियम एलिमेंट था। क्लियर है? ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? फटाफट से आंसर करिए। तो देखो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करूं, सबसे पहले तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम OCl2, यानी कि CaOCl2 होता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, इस CaOCl2 में मैंने क्या मिला दिया भाई? वाटर मिला दिया, यानी कि H2O डाल दिया। अच्छा, ये रिएक्शन पता है आपकी कहाँ से है? ये भी आपकी 10th क्लास की बुक से है। 10th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है ना, साइंस की बुक है पूरी, ठीक है? उसमें बीच में एक चैप्टर है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर में वाटर को मिलाने की रिएक्शन दी गई है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको रिएक्शंस वाली क्लास एक अलग से करा दूंगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं और इंपॉर्टेंट है, आने की अगर उनकी काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है? वो चीजें मैं करा दूंगा। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना वो क्लास चाहिए नहीं चाहिए, बताना एक बार, ठीक है? CaOCl2 में H2O मिला दिया तो क्या निकलेगा भाई? एक तो आपका निकलता है CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, ये CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑलराइट, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये Ca का मतलब देखो, Ca जो डिनोट करता है वो कैल्शियम को करता है, O आपका ऑक्सीजन को करता है, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ। Cl2 किसको करता है भाई? Cl2 करता है क्लोरीन को, ठीक है? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके साथ में क्या निकलता है भाई? इसके साथ में निकलती है Cl2 गैस। क्या निकलती है? Cl2, यानी कि ये जो क्लोरीन गैस है ना वो आपकी निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब एक बात और, हमेशा दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट होते हैं ना एक रिएक्शन में, वो हमेशा बैलेंस रहते हैं। कैसे रहते हैं? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपका देखो, यहाँ पे एक Ca है, यहाँ पर भी एक Ca है, यहाँ पर Cl2 दो है, यहाँ पर भी Cl2 दो है, यहाँ पर आपके H के दो मॉलिक्यूल है, दो आपके यहाँ पर एटम है, तो H के भी यहाँ पर देखो H का होल ट्वाइस है ना, इसका मतलब दो H के हैं और दो O के हैं। दो O का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो एक O ये बैठा है, एक O ये बैठा है, यानी कि दो O यहाँ पे है तो दो O यहाँ पे है, ठीक है? इस तरीके से आपकी रिएक्शन हमेशा बैलेंस रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरीके से, यानी कि जो अलैंगिक प्रजनन है वो लैंगिक प्रजनन से डिफरेंट कैसे होता है?
अब आप यहाँ पर एक बात समझिएगा, इसका फिलहाल आप आंसर दो। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं गैमीट्स के वो फ्यूज हो जाते हैं, गैमीट जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन में, या फिर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, या फिर जो यानी कि जो बच्चे होते हैं वो वेरिएशंस दिखाते हैं। चलिए मैं अब आपको बहुत ही अच्छे से एक चीज समझाता हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें आपकी एक प्रोसेस का यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रोसेस का मियोसिस। ये दो आपकी प्रोसेस होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको दोनों प्रोसेस समझाता हूँ होता क्या है। चलिए एक बार कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो देखो आपका जो माइटोसिस होता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका, जैसे मैंने क्या बोला, ये कोई पेरेंट है, ठीक है। इसमें ये आपकी पेरेंट सेल है, ठीक है, मैंने आपको पेरेंट सेल लिख दिया। अब इसमें होगा क्या, जब भी इसे अपना रिप्रोडक्शन करना होगा, ये क्या करेगा, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो डबल हो जाएगा, यानी कि इसका जो मटेरियल है वो डबल हो गया अपने आप में ही। फिर क्या होगा, ये अपना जो दो लोगों में ये टूट जाएगा, मटेरियल डबल हुआ फिर ये दो में टूट गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पेरेंट सेल थी ना, ये बेसिकली है क्या, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सेम, पूरा का पूरा सेम ही तो होगा। और फिर ये जो ऑफस्प्रिंग बना है, यानी कि ये जो नया बंदा बना है यहाँ पर, इसके जो करेक्टर्स होंगे, इसके जो करेक्टर्स है वो सेम टू सेम है ना पेरेंट सेल के, कोई चेंज तो इसमें हुआ ही नहीं। यानी कि जो सेम टू सेम पेरेंट सेल थी वही इसमें सेम टू सेम निकल के आ गई है। तो जो करेक्टर्स वगैरह हैं वो सेम रहते हैं हमेशा माइटोसिस की प्रोसेस में। प्रोसेस समझ में आई क्या होती है। जबकि मियोसिस में आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे आपके इस प्रोसेस में क्या होता है, यानी मियोसिस आपका होता है सेक्सुअल में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कुछ आपके पेरेंट के यहाँ पर कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ देखो दो यहाँ पर पेरेंट यूज होते हैं, एक को हम मेल बोल देते हैं, एक को फीमेल बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मेल के कुछ कैरेक्टर निकल के आते हैं, कुछ फीमेल के निकल के आते हैं, और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें मेल्स के भी आते हैं, फीमेल के भी, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बना है ना, उसके जो कैरेक्टर्स होंगे डिफरेंट होंगे, यानी मेल से उसके डिफरेंट होंगे, फीमेल से डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो जो मिलके बना है ना, दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर्स हमेशा डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट से। ऑलराइट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सेक्सुअल में जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका, द रिफ्लेक्टर ऑफ अ सर्च लाइट इज अ, तो जो आपकी जो सर्च लाइट होती है उसका रिफ्लेक्टर कैसा होता है। अब आपने देखा होगा, जब जो सर्च लाइट होती है ना, वो देखो इस तरीके की आपकी लाइट है, फिर उसमें जो रोशनी गिरती है ना वो आपकी बिल्कुल इस तरीके से ऐसी बीम में गिरती है, यानी कि सीधी स्ट्रेट, पूरी की पूरी आपको सामने की जो चीज है वो दिखनी चाहिए। ये जो आपकी लाइट जाती है इस तरीके से जाती है। तो देखो आपको मैं एक बात समझाता हूँ, आपके दो टाइप के मिरर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर होता है आपका इस टाइप का। इस टाइप का होता है भाई, इसमें आपका पीछे कुछ आप कुछ लगा दो, यहाँ पे कलरिंग कर दो, और आगे से आपको इस तरीके से यहाँ पे चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं इससे, ठीक है। ये अब देखो क्या होता है ना, जब भी आपकी यहाँ पर लेट से आपका, ये मैंने यहाँ पर एक लाइट रख दी, ठीक है। अब जो टॉर्च का बल्ब होता है मैंने यहाँ पर रख दिया, ये मैंने बल्ब रख दिया, ठीक है। थोड़ा-सा यहाँ पे इस तरीके से होता है बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बल्ब रखा, अब बल्ब से क्या हुआ भाई, रोशनी गई, यहाँ पर आपकी रोशनी गई, और ये जो मैंने बल्ब रखा है ना, ये इस मिरर के फोकस पे रखा है। कहाँ पर रखा है, इस मिरर के फोकस पे। तो जब भी आप फोकस पे रखोगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के, तो जैसे ये लाइट जाएगी ना, ये बिल्कुल सीधा का सीधा क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। कैसा करेगा, सीधा का सीधा, ठीक है ना, इस तरीके से। कैसा करेगा भाई, सीधा का सीधा ये रिफ्लेक्ट करता जाएगा। तो अब होगा क्या इसमें, ठीक है, इस तरीके से जब आपका रिफ्लेक्शन जाएगा, यानी कि इस तरफ जाता है आपका सीधा, जैसे मैंने यहाँ पे फोकस पे रखा और ये सीधा स्ट्रेट टू स्ट्रेट निकल गया। इससे क्या होगा, आपकी रोशनी जो है सीधी की सीधी आगे पड़ती है, कहाँ गिरती है, सीधी आपकी आगे गिरती है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो कॉनकेव मिरर है वो आपका यहाँ पर यूज होता है। क्या होता है, कॉनकेव मिरर। और इसमें जो बल्ब होता है कहाँ पर डाला जाता है, फोकस पे डाला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड मोल्टन ओर। तो अब देखो, कभी भी आपसे क्या बोला जाए, आपको क्या करना है, जो उच्च प्रक्रिया यानी कि हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, यानी कि जो आपकी हाई रिएक्टिविटी, जिनमें बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, उनको हमें निकालना है मोल्टन ओर से। तो आप कौन सी प्रोसेस का यूज करोगे, तो उसमें आप करते हैं यहाँ पर आप कौन सी प्रोसेस का यूज करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है।
कौन सी प्रोसेस का यूज करोगे भाई? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का आप यहाँ पर यूज करोगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है? बेसिकली एक बीकर आपने लिया, ठीक है, बीकर में आप क्या करते हो, दो यहाँ पर आपने क्या डाल दी, यहाँ पे दो आपने यहाँ पे यहाँ पर इनको एक्चुअली में एनोड कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, लेट्स से ये आपका पूरा नेगेटिव चार्ज कर दिया मैंने, और इस वाली जो पत्ती है, ये वाली पत्ती का मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे ना, ये नेगेटिव वाली आपकी कैथोड होती है और फिर पॉजिटिव वाली आपकी एनोड होती है, ठीक है ना। ये आपके दो टर्मिनल्स होते हैं और यहाँ पर आपकी कुछ बैटरी कनेक्टेड होती है, ठीक है। बैटरी से आपका ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे कि ये जो मोल्टन ओर है, अब मैंने वो जो ओर थी मेरी, मैंने वो अब मोल्टन है, क्योंकि मोल्टन का मतलब क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगी। मैंने पूरा का पूरा लिक्विड यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर ना जो मेटल होगा, यानी कि जो मेटल है उसकी हाई रिएक्टिविटी होगी। अब वो हाई रिएक्टिविटी की वजह से क्या करेगा, यानी अगर उसकी हाई रिएक्टिविटी है तो वो जा करके नेगेटिव वाले के साथ चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? बोलो हाँ। तो नेगेटिव वाले के साथ जा करके जो मेटल है वो चिपक जाता है। तो पूरा का पूरा जो मेटल है ना, वो यहाँ पर पूरा आपका चिपक जाता है, इससे आगे यहाँ पे पूरा आके चिपक गया। तो फिर क्या किया जाता है, इसको निकाल लिया जाता है, ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, यहाँ पर आपकी एक कंडीशन नेसेसरी है, जो रिएक्टिविटी है वो हाई होती है, ठीक है। रिएक्टिविटी जब हाई होगी तभी तो चिपकेगा, नहीं तो अगर उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है तो जाके पूरा का पूरा मेटल चिपक ही नहीं पाएगा, तो हम उसे निकाल भी नहीं पाएंगे, है ना। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, द वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो, ये आपका आरआरबी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं आपको बताता हूँ, जो रजिस्टेंसेस होते हैं ना, उनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो आपका सिंबल है, ये किसका है, रेजिस्टेंस का। इसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस, यानी कि आर। अब देखो क्या हुआ, ये जैसे कि आपका पूरा का पूरा मैं एक सर्किट बना करके दिखाता हूँ। ये है आपकी बैटरी, ठीक है। इस तरीके से बैटरी को जो है डिनोट किया जाता है। चलिए, अब मैंने ये आपका नॉर्मल सा सर्किट बना दिया। अब मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दी, फिर मैंने इसकी ही सीरीज में दूसरी लगाई, तीसरी लगा दी, ठीक है। ये मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दी। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है। तो अब देखो हुआ क्या, जब मैंने तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाई तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। अब आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो बैटरी है, यहाँ से आपका V वोल्टेज निकलेगा, I करंट निकलेगा। बोलो हाँ। तो अब ये देखो, यहाँ से आपका I करंट गया, ये आपका I करंट निकला 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 निकला, ठीक है। I करंट बड़े मजे में जा रहा है। अब होगा क्या कि पूरे के पूरे सर्किट में आपका I करंट तो सेम ही रहेगा। जब I गया है तो वापस भी आपका I आना चाहिए। कभी भी एक बात ध्यान में रखना, अगर एक बैटरी से आपका I करंट निकला है तो वापस I आएगा, इससे ना कम ना ज्यादा। यानी कि अगर मेरा 4 एम्पियर का करंट निकल गया तो वापस भी 4 एम्पियर का ही आएगा, ना इससे कम आएगा ना ज्यादा आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, ये जो सीरीज कनेक्शन होता है, इसमें करंट हमेशा क्या रहता है, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस में। यानी कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो भी आई होगा, इसका जो आपका ये ये जो रेजिस्टेंस है इसमें भी करंट आपका आई होगा, इस वाले रेजिस्टेंस में भी आपका करंट आई होगा, ठीक है। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस में जो करंट है वो आपका आई 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 जाएगा। अब मुद्दे की बात ये अब मुद्दे की बात ये है, अगर इन सब में आई करंट जा रहा है तो जो वोल्टेज होगा ना वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि लेट से यहाँ पर आपका जो पहला वाला रेजिस्टेंस है, इसको मैं लेट से बोल देता हूँ R1, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। पहले वाले में जो वोल्टेज जाएगा वो जाएगा V1, और दूसरे वाले में जाएगा V2, तीसरे वाले में जाएगा V3। और ये तीनों जो है वोल्टेज, इनका सम आपका V के इक्वल होगा। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ। जो वोल्टेज होता है वो तीनों रेजिस्टेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट जाएगा, किसमें, सीरीज कनेक्शन में। लेकिन अगर मैं यही बात कर देता हूं, आपका दूसरा कनेक्शन भी होता है। कौन सा होता है भाई? पैरेलल कनेक्शन होता है एक आपका। अब मैंने क्या किया, देखो भाई, यहाँ पर लेट से आपकी ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, एज इट इज वही कंडीशन है, ये आपकी बैटरी लगी है। अब मैंने एक रेजिस्टेंस तो यहाँ डाल दिया, फिर एक इसके पैरेलल में यहाँ डाल दिया, एक इसके पैरेलल में मैंने यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने ये 3 रेजिस्टेंसेस चिपका दिए। अब हुआ क्या, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस, ये R1 है, जो आपका R2 है और आपका ये R3 है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में ना पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में लगे होने से कंडीशन चेंज हो गई है। अब क्या हुआ, पहले वाले में वोल्टेज डिफरेंट था ना सीरीज वाले में, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ से मेरा V वोल्टेज निकला, I करंट निकला। अब इस पॉइंट पर आए हम, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका V वोल्टेज रहेगा, I करंट रहेगा। लेकिन अब जैसे ही यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा ना, होगा क्या, पहले वाले R1 में आपका I1 करंट चला जाएगा,
दूसरे वाले में आपका I2 करंट चला जाएगा, तीसरे वाले में I3 चला जाएगा। तीनों करंट आपके अलग अलग चले जाएंगे। ठीक है, बात मेरी समझना। यानी कि जो आपका ये पैरेलल वाला कनेक्शन होता है ना, ध्यान क्या रखना है आपको, पैरेलल कनेक्शन में जो करंट होता है, करंट तीनों रेजिस्टेंसेस में डिफरेंट होता है। ठीक है, जबकि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज आपका V ही जाएगा, यहाँ भी V जाएगा, यहाँ भी V जाएगा, यहाँ भी V जाएगा। यानी कि जो वोल्टेज है पैरेलल कनेक्शन में वो अब कैसा हो गया, सेम हो गया सारे रेजिस्टेंसेस में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए इतनी बड़ी कहानी थी। क्लियर है? बोलो हाँ, समझ में आई बातें कि नहीं आई? और यहाँ पर एक बात और, अब अगर यहाँ पे I1 करंट आया है तो यहाँ पर भी अब I1 करंट ही तो निकलेगा, यहाँ से आपका I2 करंट निकलेगा। ये आपका I1 है, ये I2 है, ये I3 है। यानी कि जब इस पॉइंट पर मैं आ गया तो यहाँ पर ये करंट अगेन I बन जाएगा, और हमेशा I1 प्लस I2 प्लस I3, हमेशा जो आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा वो इक्वल टू I रहेगा। क्लियर है? I क्या होता है और करंट होता है, करंट को I से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर फिलहाल आप देखिए, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए, आपको कभी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने। चलो भाई ऊपर हो जाओ। क्वेश्चन आपका ये है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो वैल्यू ऑफ करंट है, तो अब वैल्यू ऑफ करंट कैसी होती है सीरीज में, हमेशा सेम रहती है ना? बोलो हाँ, क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई फटाफट से। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन एयर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड म्यू इक्वल टू, अच्छा ये जो आपका ये जो म्यू होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए नहीं रखा है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा नहीं घुसना है इस क्वेश्चन में, बस आपको मैं इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट बताऊंगा, 2 पॉइंट मैं आपको इसमें लिखाऊंगा, बस वही आपको लिख लेने और उनको ही ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ इसके डिटेलिंग में नहीं जाना, क्योंकि ये आपका 10th वाले लेवल का है नहीं। ठीक है, 10th लेवल का नहीं है तो एनटीपीसी में नहीं आने के ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए खैर, तो सेशन को आज हम अपने आज के सेशन को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, बाकी कल के सेशन में मिलते हैं, उसमें मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो कैसी लगी आपको क्लास, एक बार बताइएगा जरूर। तो एंड यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे। ठीक है।